Hello students, welcome back to your favorite channel. I'm गौरी जाधवन, इकोनॉमिक्स एजुकेटर. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ यू टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक. सीबीएसई के अलावा वी ऑल्सो फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड. तो आपको बिल्कुल बने रहना है हमारे साथ जहाँ पे आपको हर एक चीज़ बहुत क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलने वाली है, राइट. एंड स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो. एंड इसी बात पे आपको क्या करना है, जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. स्टार्ट करें आज का ये सेशन. आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई. अब आप बोलोगे मैम फिर से डिमांड सप्लाई क्यों पढ़ रहे हैं भाई? क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम. मार्केट, अब देखो मैं आप एक चीज बताती हूँ. मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम होता है जहां पे हमारा मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई. जब दोनों चीज इक्वल होंगी, मतलब डिमांड एंड सप्लाई की चीजों को पढ़ना तो पड़ेगा ना. एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. हमें पता है कि हम ग्राफ में पढ़ रहे हैं कि दो हमारे कर्व होते हैं. एक है डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड क्या इंडिकेट करता है? इनवर्स रिलेशनशिप कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगी एंड प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी. तो इनवर्स रिलेशनशिप हमारा चलता है. वहीं पे लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है. प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस कम हो तो सप्लाई कम हो जाएगा. दैट इज वाई डिमांड का जो कर्व है हमें यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है और सप्लाई का कर्व हमें अपवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है. अब जहाँ पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो पॉइंट क्या हो जाता है? दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट. चाहे वो मेरा मार्केट का हो चाहे वो प्राइस का हो, तो जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वही प्राइस इक्विलिब्रियम भी होता है और वही हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम भी होता है. तो दोनों चीज़ें वही होती हैं. क्या इतनी क्लैरिटी हमें आ गई? सभी को आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? आगे बढ़े. अब मुझे पता है कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है, इनवर्स रिलेशनशिप है. इसलिए इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे जो प्राइस है वो कम है तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए एक्सेस डिमांड हो जाता है. वहीं पे इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या है? और भी ज़्यादा प्राइस है, तो यहाँ पे एक्सेस सप्लाई है. क्या इतनी बात मुझे समझ आ गई? एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. जल्दी. डन? ओके, आगे बढ़े. ठीक है. सो इफ देयर इज एनी चेंज विच लीड्स टू द शिफ्ट ईदर इन डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व और बोथ, then equilibrium price and equilibrium quantity are bound to change. इनका मतलब है कि जब भी मैंने आपको कर्व दिखाया, ग्राफ दिखाया है ना, अगर जैसे कि सप्लाई कर्व यहाँ है, अगर मैं सप्लाई कर्व सपोज यहाँ बना देती तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो मेरा ये वाला होता ना. सो दैट इज वाई अगर मेरा डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व कुछ भी चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मार्केट इक्विलिब्रियम फिर से बनेगा, फिर से चेंज होगा, फिर से पूरा रीएडजस्टमेंट होगा. सो दैट इज व्हाई इवन इफ देयर इज अ स्लाइट चेंज और शिफ्ट इन द सप्लाई और द डिमांड कर्व, देन ऑल द थिंग्स विल चेंज. ठीक है. अब डिमांड कर्व में शिफ्ट कैसे होता है? हमने पढ़ा है ना, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड. हम लोग पढ़ते थे चेंज इन डिमांड के बारे में. सेम चीज सप्लाई के लिए भी पढ़ी है, तो कुछ नया नहीं है. ठीक है. एक था मेरे पास मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व ठीक है. सॉरी, डिमांड करना, डिमांड के बारे में बता रही हूं. और एक हमने चीज पढ़ी थी शिफ्ट. मूवमेंट का मतलब होता है जब खुद के प्राइस में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से आपका डिमांड बढ़ रहा है, घट रहा है. शिफ्ट कब होता था? अदर रीजंस की वजह से या अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर देन प्राइस. तो ये हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं. अब मैं बोल रही हूँ या तो मेरा जो डिमांड कर्व है या तो शिफ्ट हो रहा है. तो शिफ्ट का मतलब क्या हो रहा है कि दूसरे फैक्टर्स की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं. सो दैट इज वाई यही तो दूसरे फैक्टर्स होते हैं. डिमांड के हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े हैं ना. कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं? सप्लाई डिमांड के एक होता है प्राइस ऑफ ओन गुड्स,
price of substitute goods and complementary goods, income of the consumer, taste and preferences, season and weather, composition and size of the population, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में। मतलब वो चीज़ें प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे डिमांड को, वो शिफ्ट लेके आते हैं। सो दैट इज वाई डिमांड कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉलोइंग रीजंस कब होगा? अगर मेरा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स चेंज हो रहा है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ इनकम, मतलब चेंज इन इनकम हो रहा है, चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर एंड चेंज इन पॉपुलेशन। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ कि जो मेरा डिमांड कर्व है ना वो शिफ्ट होगा। क्या होगा? शिफ्ट होगा। क्लियर? सब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन? आगे बढ़े? चलो जी, ठीक है। और सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट होगा? सप्लाई कर्व भी उसके प्राइस के अलावा दूसरी चीजों की वजह से शिफ्ट होगा, जैसे कि चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, चेंज इन द गोल्स ऑफ द फर्म एंड चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स। ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल नई नहीं है। जब मैंने आपको सप्लाई पढ़ाया था, उसके डिटरमिनेंट्स पढ़ाए थे, फैक्टर्स पढ़ाए थे, तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी से समझाई है, लिखवाई है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। ये हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अगर एक ने भी अपना दाम ज़्यादा बढ़ा दिया तो मेरे लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर मेरे लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है, और अगर मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है तो मेरा प्राइस कम हो जाता है, तो सप्लाई भी कम हो जाता है। हम इसको क्या बोलते हैं? चेन रिएक्शन के थ्रू पढ़ना। वैसे ही अगर दूसरे प्राइसेस के चेंजेस हो गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, टैक्सेशन पॉलिसी बदल गई, तो इससे क्या होगा? मेरा सप्लाई कर्व अपनी जगह से थोड़ा तो शिफ्ट होगा, है ना। सो दैट इज वाई शिफ्ट का मतलब क्या होता है? शिफ्ट का मतलब क्या होता है? कोई मुझे जल्दी से बता दे। ठीक है, इट इज अफेक्टेड बाय फैक्टर्स other than प्राइस ऑफ अ गुड, या कमोडिटी लिख लेना, पीएक्स भी लिख सकते हो, जो अच्छा लगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? समझ आ गया सभी को? आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब हम आगे बढ़े? चलो, डन। अब देखो, वेरियस केसेस ऑफ चेंज यानी शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। बहुत खूबसूरत था, हमारे पूरा फ्लो चार्ट आपके लिए बना हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ों को एलैबोरेट करके बता रही हूँ। तो पहले ना हम चीज़ों को थोड़ा एक एक करके पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? कि डिमांड में चेंज हो रहा है। तो अगर सिर्फ डिमांड में चेंज हो रहा है, देयर इज ओनली चेंज इन डिमांड, कि सिर्फ डिमांड बढ़ी है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कम हुई है तो डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड केस देखो, जब सप्लाई की बात करें, किसी सप्लाई में चेंज हुआ, बाकी सब में कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर सप्लाई बढ़ गया है तो इंक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा, वहीं पर अगर सप्लाई कम हो गया तो डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेशल केसेस, भाई स्पेशल केसेस का बहुत डर लगता है मुझे, बिकॉज यही सबसे ज़्यादा माथा खराब करते हैं हमारा, है ना। तो स्पेशल केसेस क्या होंगे? चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक ऐसा होता है, चेंज इन सप्लाई व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। देन वी हैव change in demand when supply is perfectly inelastic and change in supply when demand is perfectly inelastic। तो ये दोनों सिचुएशंस पढ़ने की, एक बार डिमांड है एक बार सप्लाई है, दोनों तरीकों से। लास्ट में हम लोग एक तरीके से जो चीज़ें देखनी है, दैट इज चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेज, जब दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, या दोनों ही मैं बोलूँ इंक्रीज हो रहे हैं, या एक डिक्रीज हो रहा है एक इंक्रीज हो रहा है, या एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है। सो मच कन्फ्यूजन। मतलब
पहले आप डिमांड को देख लो या सप्लाई को देख लो, या दोनों में चेंजेस हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, हर एक चीज़ को हमें देखना पड़ता है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं होपफुली, है ना। आगे पढ़ते हैं। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड क्या होता है, या तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सो अ शिफ्ट इन डिमांड मीन्स एन इंक्रीज इन द डिमांड और डिक्रीज इन द डिमांड, या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा। इट अकर्स ड्यू टू द चेंजेस इन द डिटरमिनेंट्स अदर देन द ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अभी मैंने आपको मतलब ही समझाया था कि शिफ्ट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, विद एन इंक्रीज इन इनकम, other factors being constant, consumers will be able to buy more units of product at the same price। तो अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो पहले जो मैं सामान नहीं खरीद पाती थी उसको भी अब मैं खरीद पाऊंगी, तो डिमांड बढ़ेगी ना मेरी, तो इससे क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, बिकॉज नाउ आई कैन परचेज मोर बिकॉज मेरी इनकम बढ़ गई है। क्लियर। तो उसका मतलब क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड का पहला सिनेरियो यही है। समझे। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन। आगे बढ़े बढ़े। ओके। Now this will cause a shift in demand which will be indicated by rightward shift in the demand curve. Similarly with the जैसे कि हम बात करते हैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू, डिमांड कर्व है। अब क्या हो गया कि भाई इनकम बढ़ गई, ज़्यादा मैं पैसा कमाने लग गई, तो मेरा ये बन करा ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ। अब तो मैं खरीद सकती हूँ बिकॉज मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो मैंने सब चीज़ें खरीद ली। तो क्या होता है, डिमांड बढ़ गई, यानी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, नया डिमांड कर्व भी हो जाएगा। तो पहले इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी हो रही थी, अब सेम प्राइस पे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी मैंने ज़्यादा परचेज कर ली। क्यों, बिकॉज मेरी इनकम बढ़ गई थी। तो राइटवर्ड शिफ्ट मुझे देखने को मिलता है। दो कर्व बनते हैं, याद रखना शिफ्ट में दो कर्व बनते हैं। क्लियर। तो ये D1 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा, नया वाला कर्व। सिमिलरली अगर मेरी इनकम कम हो जाती तो मुझे थोड़ा कटौती करनी पड़ती है ना। जब अचानक से कई बार ऐसा हो जाता, सिचुएशन आ जाती है जब हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो बस सोच समझ के खर्च करने पड़ते हैं, हमें अपने खर्चे बचाने पड़ते हैं, तो क्या हो जाता है, मेरा डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर। समझे सभी। सो दिस विल कॉज अ शिफ्ट इन डिमांड विच विल इंडिकेट बाय ईदर लेफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, समझ आए इतनी सी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। पक्का। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन। ओके, मूविंग ऑन। केस 1 देखते हैं सबसे पहले, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड है, मैंने अभी आपको बताया कि डिमांड कर्व मेरा राइट की तरफ शिफ्ट करता है। दो हमारे कर्व बनते हैं, एक कर्व ये हो गया, दूसरा कर्व ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हेयर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस। तो ये समझना है, ये हमारा प्राइस है और ये मेरा क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई है। ठीक है, दो कर्व है, सप्लाई कर्व और डिमांड है। अभी हम समझ रहे हैं सप्लाई डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी और किसी में कुछ चेंज नहीं हुआ है, डिमांड में चेंज हुआ है। अब मैंने आपको बताया था ये वाले केस में कि जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाता है। ठीक है। अब जैसे कि इस सिनेरियो में क्या गिवन है, पहले मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, यहाँ पे सप्लाई और डिमांड का इंटरसेक्ट करते थे, लेकिन क्योंकि अचानक से मेरी इनकम बढ़ गई, मैं ज़्यादा खर्चा करने लग गई, मेरी डिमांड बढ़ गई, मेरी डिमांड ऊपर चली गई, तो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब मेरा जो नया इक्विलिब्रियम प्राइस है ये बढ़ गया, तो क्या हुआ, शिफ्ट हुआ डिमांड में, तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस भी शिफ्ट हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा बढ़ गया। इसका मतलब क्या इंडिकेशन है कि अगर मेरा डिमांड बढ़ रहा है, उसमें शिफ्ट आ रहा है, तो मार्केट प्राइस में भी शिफ्ट आएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस में शिफ्ट आएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम बदलेगा। तो यही हुआ, पहले E था अब E1 हो गया है। क्लियर। तो क्यों हुआ, बिकॉज मेरा डिमांड जो है इंक्रीज हो गया था, तो डिमांड कर्व मेरा शिफ्ट हो गया। ठीक है, समझे सब इस पॉइंट को। क्लियर। So due to increase in demand, the demand curve shifts from DD to D1, causing excess demand in the market at an existing price. तो क्या हो गया, अब ये वाला जो पूरा सिचुएशन है आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक्सेस डिमांड हो रहा है। क्लियर। समझे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, फास्ट। चलो बड़े। Due to the rise in price from P to P1, the quantity demanded tends to contract and the quantity supply tends to expand. अब क्या हो गया, जब अचानक से प्राइस बढ़ा, और हमने पढ़ा है लॉ ऑफ सप्लाई में कि जब भी प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, तो अब क्या होगा, सप्लाई ये वाले रीजन में होगा। क्लियर।
tends to contract and the quantity supply tends to expand, and the expansion of supply and contraction of demand is continuous till excess demand is fully tackled. ये कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों को हम लोग टैकल नहीं कर लेते. Clear? The net effect of increase in demand is an increase in the equilibrium price from OP to OP1. तो ये जो मेरा प्राइस चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिमांड. तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा कितने से चेंज हुआ. सेकेंड केस है डिक्रीज इन डिमांड. तो अगर मेरा डिमांड डिक्रीज हो रहा है ना, क्या हो गया? डिमांड मेरा यहाँ पे डिक्रीज हो गया. पहला मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा ये हो गया. बिकॉज जब भी डिमांड कर्व डिक्रीज होता है, ये मेरा पहला डिमांड कर्व है, अभी डिक्रीज होगा तो यहाँ आएगा, तब ये कम हो गया ना. सो दैट इज वाई हम क्या बोल रहे हैं, डिमांड कर्व अगर शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड पे मतलब डिक्रीज हो रहा है. क्लियर? So due to decrease in demand, the demand curve from DD to D2 causing a lack of demand in the market existing price. Due to the excess supply, the price of a commodity tends to be lower than the equilibrium price, thus price shifts from P to P2. तो अब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये मेरा है तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ये वाले पोर्शन का होगा तो एक्सेस सप्लाई हमारा हो जाएगा. सो एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट ये करता है और हमारा वाई एक्सेस पे प्राइस रहता है. क्लियर? इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑन विच पी इज द प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ठीक है? So due to decline in the price, the quantity demanded tends to expand and the quantity supply tends to contract, and this expansion of demand and contraction of supply is continuous till excess supply is fully tackled. तो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, सप्लाई थोड़ा इधर आप देख रहे हो, ये वाला बढ़ गया ना, ये वाला बढ़ गया पॉइंट, ये वाला थोड़ा कम हो गया. सो दैट इज वाई मतलब हमें चीज़ों को टैकल करने की ज़रूरत है. क्लियर? द नेट इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस फ्रॉम ओपी टू ओपी क्यू क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस को डिफाइन करता है. मेन पैराग्राफ आपका दोनों सिनेरियो में एक ये वाला है. हमने देखा कि अगर चेंज इन डिमांड की बात कर रहे हैं, अगर इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो हमें एक्सेस डिमांड को संभालना पड़ेगा, अगर डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो एक्सेस सप्लाई को संभालना पड़ेगा. ठीक है? क्लियर? समझ गए? अगर इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है मतलब एक्सेस डिमांड होने वाली है ना, अगर डिक्रीज इन सप्लाई होने वाला है मतलब सप्लाई मेरा कम होगा, मतलब सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए लेकिन कम हो जाएगा, सप्लाई स्टोरेज मेरे पास ज़्यादा बचेगा. सो दैट इज़ वाई एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन है. क्लियर? समझे? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी. ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है. ठीक है? ठीक है, स्क्रीनशॉट नाउ फास्ट. आगे बढ़े. नाउ इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन सप्लाई भी डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, सेम चीज़ को सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पढ़ना है. सो शिफ्ट इन सप्लाई मीन्स एन इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई. इट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन द डिटरमिनेंट्स अदर देन द ओन प्राइस. खुद के प्राइस के अलावा जो शिफ्ट हो उसी को तो हम शिफ्ट बोलते हैं ना, कि अदर फैक्टर्स मतलब प्राइस मतलब फैक्टर्स अदर देन प्राइस, है ना. हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हैं सप्लाई के, उसमें से प्राइस को हटा के, खुद के गुड्स के प्राइस को हटा के बाकी सारी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई इंक्रीजेस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉल्स लीडिंग टू फॉल इन द इनपुट प्राइस, एंड सप्लाई डिक्रीजेस व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन द राइज ऑफ इनपुट प्राइस. अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हम सप्लाई नहीं करते भाई, क्योंकि हमें प्राइस तो उतना मिलेगा ही नहीं. वहीं पर इसका अपोजिट सिचुएशन क्या हो जाएगी, अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो क्या होगा, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मैं ज़्यादा सप्लाई करना पसंद करूँगी. ठीक है? तो अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं मेरा सप्लाई कम हो जाएगा, और अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो मेरा सप्लाई बढ़ जाएगा. ये चीज़ हमें समझ आ गई. सो दिस विल कॉज अ शिफ्ट इन सप्लाई विच विल बी इंडिकेटेड बाय अ राइटवर्ड और अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. हमारा सप्लाई कर्व कैसा रहता है, ये रहता है अपवर्ड स्लोपिंग. तो ये मेरा एस है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये मेरा नया सप्लाई कर्व हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है तो मेरा ये वाला नया सप्लाई कर्व हो जाएगा. ठीक है? समझ गए हम? पक्का? क्या ये वाला पॉइंट हमें क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स. डन? देखो ये हमें बेसिकली हमने सारी चीज़ें, शिफ्ट क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, ये कुछ चीज़ें तो हमने पहले ही पढ़ी हैं, है ना. बस अब हम इसका मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या सिनेरियो है उसको समझ रहे हैं. क्लियर? आगे बढ़े? पक्का? चलो. नाउ पहला केस हमारे पास क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई. मैंने अपने सप्लाई को बढ़ा दिया, क्यों? बिकॉज प्राइस बढ़ गया था, राइट. सो हेयर आपको ये समझना है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस जो है रिप्रेजेंट करता है हमारी चेंज इन क्वांटिटी को, एंड हमारा प्राइस को इंडिकेट करता है वाई एक्सिस. क्लियर?
ड्यू टू द इंक्रीज इन सप्लाई द सप्लाई कर्व शिफ्ट फ्रॉम SS टू S1। तो पहले सप्लाई कर्व मेरा इतना था, अब मेरा सप्लाई कर्व नया वाला इतना हो गया, बिकॉज आगे बढ़ गया ना। तो इक्विलिब्रियम प्राइस आप बोल रहे हो कम हो गया, एक्सेस सप्लाई हो गया तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गया, क्योंकि जब भी थोक में सामान हो जाता है तो उसका प्राइस ओवरऑल गिर जाता है, हमने चीज देखा है। सो दैट इज आप देखोगे जो मेरा इक्विलिब्रियम लेवल का प्राइस है वो कम हो गया। क्यों? बिकॉज क्या हो गया, इनिशियली अगर हम बात करते हैं, जैसे ही मेरा इंक्रीज इन सप्लाई हुआ, यानी एक्सेस सप्लाई होने लग गया, ज्यादा सप्लाई होगा तो लोग डिमांड करने लगते हैं क्योंकि कम प्राइस में मिलता है ना। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब वो सप्लाई हमारा खत्म होने लगता है, जैसी सेल खत्म होती है वापस स्टोर में महंगी चीजें आ जाती हैं। लेकिन जब तक हमारा वो रहता है स्टोर खाली, है ना, जैसे कि मुझे पता है कि स्टोर खाली, अब तो कस्टमर्स नहीं है, तो आपने सेल लगा दी, सब आ गए। फिर जैसे ही आपको लग रहा है कि नहीं धीरे धीरे सिचुएशन अच्छी हो रही है, लोग मेरी कंपनी में आ रहे हैं, स्टोर में आ रहे हैं, तो आप धीरे धीरे सेल को हटा के नॉर्मल प्राइसेस रख देते हो। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी समझना है, हमें ये समझना है कि जैसे ही इंक्रीज इन सप्लाई हो गया, हमने सोचा कि प्राइस बढ़ गया, सप्लाई बढ़ा देते हैं हम। अब क्योंकि जैसे ही आपने सप्लाई बढ़ाया, अगेन क्या होगा, धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि उसका ओवरऑल प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा। सो हमें ये समझना है, ठीक है। सो ड्यू टू एक्सेस सप्लाई द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टेंड्स टू बी लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो मैं अभी आपको समझा रही थी, राइट। एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, जल्दी जल्दी, बढ़े आगे, चले, ओके। Due to decline in price, the quantity demanded tends to expand and quantity supply tends to contract. This expansion of demand and contraction of supply is continuous till excess supply is fully tackled. तो ये जब तक चलता रहेगा जब तक हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आ जाते, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ड्यू टू डिक्लाइन इन प्राइस, अगर प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड टेंड्स टू एक्सपैंड एंड द क्वांटिटी सप्लाई टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड नेट इफेक्ट क्या होता है, ये पूरा आपको यहाँ पे गिवन है। एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। जो डिमांड में सीखा है उसी का उल्टा कर दिया करो सप्लाई में, तो समझ आ जाएगा कि क्या बात चल रही है, ठीक है। बढ़े आगे, पक्का, चलो। सेकेंड केस होता है डिक्रीज इन सप्लाई। अगर डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो आप देखो कि प्राइस मेरा बढ़ रहा है। अगर डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है तो मेरा प्राइस बढ़ गया। कैसे? क्योंकि क्या होगा, अगर सप्लाई कम हो जाएगा, है ना, मार्केट में कोई चीज नहीं मिल रही, तो क्या होता है, इन्फ्लेशन आने लगता है, महंगा हो जाता है। वही पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझना है। तो अगर मैं बोल रही हूँ डिक्रीज इन सप्लाई, यानी मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो पहले सप्लाई कर्व मेरा ये था, नया सप्लाई कर्व मेरा ये है। तो डिक्रीज इन शिफ्ट तो क्या हो गया, पहले मेरे पास इक्विलिब्रियम लेवल ये था, अब ये है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर हो गया, यानी मेरा प्राइस बढ़ गया। तो अगर मैं डिक्रीज इन सप्लाई की बात कर रही हूँ, इससे पहले मैंने आपको बताया था इंक्रीज इन डिमांड, है ना, प्राइस के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, एंड डिक्रीज इन अगर सप्लाई ज्यादा ही बढ़ जाएगा तो पर यूनिट कॉस्ट कम आएगा, तो प्राइसेस मेरे कम आना शुरू हो जाएंगे। अगर डिक्रीज इन डिमांड हो गया, डिमांड ही नहीं है, तो उस केस अलग रहता है। वहीं पे डिक्रीज इन सप्लाई क्या होगा, ठीक है, डिक्रीज इन सप्लाई में प्राइस मेरा बढ़ जाता है। क्लियर? सेम सिनेरियो देखो यहाँ पे भी हुआ था जब हम लोग डिमांड की बात करते हैं। जब मेरा प्राइस डिक्रीज हो गया था, सॉरी, जब मेरा डिमांड डिक्रीज हो जाएगा तो मेरा प्राइस भी कम हो जाएगा, है ना। अगर मेरा डिमांड डिक्रीज हो गया तो मेरा प्राइस भी कम हो गया, और वहीं पे जब मेरा इंक्रीज इन डिमांड हो गया था तो हमने प्राइस भी बढ़ा दिया था। तो ये वाले पोर्शन का सभी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन स्टूडेंट्स? तो देखो क्या हो रहा है, अगर डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है और इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है तो दोनों में प्राइसेस मेरे गिर रहे हैं। वहीं पर अगर मेरा इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है एंड डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है तो दोनों में मेरे प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो यानी अगर इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात करूं, पेयर बनाने पड़ेंगे हमें, है ना। इंक्रीज डिक्रीज के, अगर इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है एंड डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है तो दोनों के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरा जो प्राइस है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, मेरा प्राइस क्या है, ये बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर मेरा सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई मेरा कम हो रहा है एंड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मेरा, एंड डिक्रीज इन डिमांड,
तो मेरा प्राइस कम हो रहा है, और अगर मेरा इंक्रीज इन सप्लाई तो अपोजिट चलता है। तो या तो आप पूरा उसका याद कर लो डिमांड का, तो उसका अपोजिट पूरा सप्लाई हो जाएगा। अगर मेरा डिमांड बढ़ रहा है मतलब प्राइस ही बढ़ रहा है, अगर डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो प्राइस भी घट रहा है। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ते ना, इस वाले केस में हमें दूसरी तरीके से चीजें पढ़नी रहती है, डायरेक्ट रिलेशन रहता है। अगर मेरा इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो प्राइस ही बढ़ेगा, और अगर डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो प्राइस भी घटेगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे डिक्रीज इन डिमांड हो रहा था तो प्राइस मेरा कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो इंक्रीज इन डिमांड हो रहा था, मेरा प्राइस बढ़ गया था, ठीक है, समझ गए। अब सेम चीज सप्लाई के उसमें भी देखेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा था तो उल्टा चलेगा, प्राइस मेरा कम हो गया, ठीक है। एंड सेम चीज डिक्रीज में देखो, प्राइस मेरा बढ़ गया। समझे ये चीज को, यही पॉइंट मैं आपको बता रही थी। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फिर, ठीक है। दोनों के केस में क्या होगा, प्राइस हमारा कम हो जाएगा। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, फास्ट, जल्दी। डन, आगे बढ़े, चलो। तो ये चीज समझ आई, डिक्रीज इन सप्लाई क्या हुआ, इंक्रीज इन सप्लाई क्या हुआ, ओके। Now, due to the rise in price, the quantity demanded tends to contract and the quantity supply tends to expand. And this will continue till जब तक हमारा equilibrium point पे नहीं आ जाता, दोनों को टैकल नहीं कर लेते, ठीक है। अब इस केस में जैसे कि आपको पता है मेरा प्राइस कम हो गया, प्राइस बढ़ गया है ना, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट लोगे जल्दी से सभी। अगर आपको सिर्फ सप्लाई समझ आ गया तो डिमांड भी आ जाएगा, डिमांड सप्लाई आ गया तो सप्लाई भी आ जाएगा। अगर दोनों नहीं आया तो मतलब अभी और दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं स्पेशल केसेस की। पहला क्या है, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, है ना। सो व्हेन द सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज द कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड डज नॉट कॉज एनी इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस, ओनली द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी टेंड्स टू चेंज। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या बोल रहे हैं भाई साहब। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स के बेसिस पे परफेक्टली चेंज हो सकता है ना। उस केस में जो हमारा कर्व रहता है क्या रहता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल हमें दिखता है। ये क्या होता है हमारे पास, परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर, तो उस केस में क्या होगा, एन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड डज नॉट कॉज एनी इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। डिमांड बढ़ रहा है घट रहा है उसका कुछ असर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज हो जाती है। देखते हैं भाई क्या बात हो रही है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड की, सो व्हाट वी से कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो कुछ इस तरीके से है। तो अब यहाँ से करो यहाँ से करो, कितनी बार भी इसको काट दो, है ना, रहेगा तो ये सेम पॉइंट पे ही, क्योंकि हमारा सप्लाई कर्व ये है। तो प्राइस तो मेरा यही रहेगा, चाहे इधर पे आप इसको कट कर दो, चाहे इधर पे कर दो, यहाँ पे कर दो, चेंज क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगी, और ये प्राइस पे कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। तो जब भी मेरा जो सप्लाई का जो कर्व रहता है वो क्या रहता है स्टूडेंट्स, व्हेनेवर द कर्व इज इलास्टिक देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। क्यों, क्योंकि अगर मेरा ये ग्राफ है ना, ये मेरा एसएस कर्व है। अब डिमांड कर्व को चाहे मैं यहाँ करूँ, चाहे मैं यहाँ करूँ, चाहे मैं यहाँ करूँ, पॉइंट तो मेरा यही इंटरसेक्ट होगा ना, बिकॉज सप्लाई कर्व तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है। क्लियर, समझे। सो दैट इज वाई आपको मान के चलना है कि जब भी इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज हुई है, प्राइस में मुझे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। समझे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, फास्ट। ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन स्टूडेंट्स, तो ये समझना है आपको कि जब भी इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं जो कि इलास्टिक इन नेचर है, यहाँ पे इसका पूरा साइन ही बना हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज होगी, ओनली चेंज इन क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर, स्क्रीनशॉट लो, इसको लिखो अपनी कॉपी में जल्दी, फास्ट। बिल्कुल भी इसमें गलती होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये किस में होता है, सिर्फ चेंज इन हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में, नो चेंज इन प्राइस।
ओनली क्वांटिटी, समझे? पक्का? ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड का भी देख लेते हैं। अब सेम चीज, डिक्रीज इन डिमांड कर दो तो सिर्फ क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि वही वाली बात होती है ना, प्राइस तो यही है, आप कितना भी इसमें कम खरीदो ज्यादा खरीदो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बोल रही हूँ 10 रुपए का एक पेन है, अब चाहे तुम 20 खरीदो चाहे तुम 30 खरीदो, पड़ेगा आपको 10 रुपए का ही ये चीज, ठीक है? तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्वांटिटी बदल जाएगी, पहले आपने 20 खरीदे अब आप 30 खरीद रहे हो, सिर्फ इतना फर्क है, या पहले आप 30 खरीद रहे हो अब 20 खरीद रहे हो, तो कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। तो जो भी मैंने समझाया इसका एग्जैक्टली अपोजिट आपका यहाँ पे ये वाली चीज है, समझे? तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो डिमांड कम हो गया लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, पूरा चेंज किस पे आया? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे। तो याद रखना है कि जब भी इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है, कौन से केस में? जब मेरा सप्लाई का जो कर्व है वो पूरा का पूरा इलास्टिक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में चेंज दिखेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं दिखेगा। क्या इतनी बात हमें समझ आई? स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी। लिया सभी ने इसका स्क्रीनशॉट? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो व्हेन द सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक दैट इज द सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो हमें पता है कि सप्लाई कर्व मेरा ऐसा हो गया है, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? एन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड डज नॉट कॉज एनी इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। पहले क्या हो रहा था? पूरा असर सिर्फ क्वांटिटी पे दिख रहा था, अब इसका अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज अब सप्लाई कर्व कैसा? ऐसा। अब तुम डिमांड कर्व यहाँ से काटो यहाँ से काटो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई मेरी इतनी ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड आता है, यहाँ पे प्राइस आता है ना? सो दैट इज वाई क्या होगा? डिमांड अगर यहाँ पे प्राइस में भी चेंज है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस अलग होगा, यहाँ पे प्राइस अलग होगा, यहाँ पे प्राइस अलग होगा, लेकिन क्वांटिटी इतनी ही मिलेगी। सप्लाई तो इन इलास्टिक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्राइस 10 हो गया 20 हो गया 50 हो गया, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना ही रहेगा, राइट? सो व्हेन द सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इन इलास्टिक, कैसा रहता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला केस है हमारे पास। एन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड डज नॉट कॉज एनी इफेक्ट इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बट इट विल ओनली चेंज इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर? समझे ये वाली चीज को? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। बढ़े आगे, पक्के से आगे बढ़ जाए, चलो ठीक है। नाउ इंक्रीज इन डिमांड, अभी सेम सिचुएशन में पढ़ना जब मेरा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इन इलास्टिक है, ठीक है? ये मेरा सप्लाई कर्व है, इस तरीके से देखो, ये मेरा क्या है? सप्लाई कर्व है, एस लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। अब क्या होता है? डिमांड कर्व मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब चाहे मैं यहाँ करूँ यहाँ करूँ, तो पहले प्राइस मेरा ये था, अब मेरा प्राइस ये हो गया, तो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस। तो जब भी मेरा डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, सो व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, तो मेरा प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है। ये चीज हमने समझी? तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मेरा अगर इन इलास्टिक डिमांड है, मेरा कैसा कर्व रहने वाला है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। उस केस में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंजेस देखने को मिलेंगे और क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। जो भी आपने चीज इससे पहले पढ़ी थी उसका एग्जैक्टली अपोजिट इसमें लिखा है। क्लियर? समझे? स्क्रीनशॉट लो जल्दी। बढ़े आगे, चलो। अब हमारे पास बात आती है डिक्रीज इन डिमांड। किसकी बात आती है? डिक्रीज इन डिमांड। अगर जो मेरी डिमांड है वो कम हो गई, सो व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, है ना? अगर उसका जो डिक्रीज हो गई डिमांड, जैसे कि P से P2 पे आ गई, तो क्या हो जाएगा? उस केस में मेरा प्राइस भी कम हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी मेरी इतना ही रहने वाला है। प्राइस विल डिक्रीज, नो चेंज इन क्वांटिटी। क्लियर? समझे सभी? पक्का? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट नाउ। नाउ व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, है ना? अब डिमांड, अभी सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, अब डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। व्हेन द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना?
ये डिमांड कर्व हो गया। अब फिर से वही चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे क्वांटिटी है, सप्लाई कर्व कैसा रहता है, अपवर्ड रहता है। अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से कुछ भी कर लो, प्राइस विल नॉट चेंज, ठीक है, ओनली क्वांटिटी विल चेंज। क्लियर? ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ फास्ट। अगर सप्लाई समझ ले तो डिमांड आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं अब इस चीज में। डन? नाउ इंक्रीज इन सप्लाई। अगर मेरा सप्लाई बढ़ गया यानी मेरा राइट पर शिफ्ट होगा, ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई था, अब सप्लाई मेरा यहाँ पे हो जाएगा। तो प्राइस तो मेरा इतना ही है, बस क्वांटिटी में मुझे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ओनली द क्वांटिटी हैज चेंज, प्राइस तो चेंज नहीं हुआ। सिर्फ पहले क्यू था, अब Q1 क्वांटिटी हो गई, मतलब इंक्रीज हो गया। तो जब भी मैं डिमांड की यहाँ पे बात करूँ, डिमांड कर्व मेरा ऐसे रहने वाला है। सप्लाई कर्व में अगर मुझे शिफ्ट दिखता है तो सप्लाई बढ़ा है, तो मतलब सप्लाई ही बढ़ेगा, प्राइस में कोई भी चीज़ मुझे चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस, है ना। अगर एक भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चीज़ों को समझ लिया तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई आपका कम हो गया। तो अगर आपका सप्लाई कम हो गया है तो क्या होगा, सिर्फ क्वांटिटी सप्लाइड कम होगा, प्राइस पे कोई चेंज नहीं आएगा, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, समझे। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। जस्ट एन अपोजिट सिचुएशन। सो हेयर हम देख सकते हैं द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांडेड एंड द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस। डिमांड कर्व में अगर हमें शिफ्ट देखने को मिला है, सप्लाई कर्व एंड ई इज एन इनिशियल equilibrium point on which P is the equilibrium price and Q is the equilibrium quantity। यहाँ पे हर एक चीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इतना समझना, अगर सप्लाई कर्व में शिफ्ट आया है, डिमांड कर्व तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो क्या बचा कि सिर्फ और सिर्फ सप्लाई कम होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कौन सा केस गिवन है, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब क्या हो जाएगा, डिमांड मेरा परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया है, जैसे कि ये वाला सिचुएशन है, इसमें जो हमारा कर्व रहता है इनइलास्टिक वाला ये है। अब क्या होगा, ये मेरा क्वांटिटी हो जाएगा, ये मेरा प्राइस हो जाएगा। डिमांड कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ओके। सप्लाई कर्व क्या रहता है, अपवर्ड स्लोपिंग। अब चाहे कितना भी उसको कट कर लो, मेरा क्वांटिटी तो सेम रहने वाली है, मेरा सिर्फ प्राइस बदलेगा, ओनली द प्राइस विल चेंज। क्लियरली तो वी कैन से दैट व्हेन द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट इज द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तब क्या होता है, एन इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई डज नॉट कॉज एनी इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओनली द इक्विलिब्रियम प्राइस टेंड्स टू चेंज, सिर्फ प्राइस चेंज होता है। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जब भी मेरे को क्वेश्चन में आएंगी, आप सोचो कि मैम कैसे करेंगे, हम कैसे समझ आएगा आपको ना, ये लिखा हुआ है ना, ये अपने आप को तुरंत ग्राफ बना के ऐसे ऐसे करके देखने पड़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि कैसे होगा। याद तो होगा नहीं, तो आप अपना कॉन्सेप्ट को डेवलप करो। क्या बोल रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड की बात करें, ऐसा कर्व रहेगा, तो मतलब ये तो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, तो आप कितनी बार भी सप्लाई कर लो, क्वांटिटी तो उतनी मिलनी है ना, बस डिपेंड करता है आपकी सप्लाई बढ़ रही है कि घट रही है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, जो भी लिखा हुआ है उसका एग्जैक्टली वैसे ग्राफ बनाना सीखो। इसलिए मैं डे 1 से आपको फोर्स कर रही हूँ कि भाई फ्री हैंड कर्व्स बनाने पे ध्यान दीजिए, फ्री हैंड कर्व्स आपको बनाने हैं तो आपको क्लैरिटी बनी रहेगी, क्लियर। सो इंक्रीज इन सप्लाई देखते हैं इस वाले केस में। अब यहाँ पे क्योंकि डिमांड मेरा ऐसा है, मेरा क्या हो गया यहाँ पे, सप्लाई कर्व ये हमारा ये था, नेक्स्ट कर्व हमारा ये है, तो ये जो मुझे शिफ्ट देखने को मिला है, तो मुझे क्या हो गया, मेरा ये भी प्राइस भी कम हो गया। अब इसी का अपोजिट हम देखेंगे ये वाले सिनेरियो में, डिक्रीज इन सप्लाई का, सप्लाई हमारा कम हो गया, तो कुछ इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिल रही है। दोनों का स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, डन। इसका भी लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। तो दोनों ही सिनेरियोस में स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आपकी एक्यूरेसी बढ़े, कैसे हम याद रखें, फ्री हैंड कर्व्स के थ्रू आपको पढ़ना रहेगा। जितना आप फ्री हैंड कर्व्स का यूटिलाइजेशन करोगे, उतना आपको ये पूरा का पूरा पोर्शन जल्दी समझ आएगा और रिलेट कर पाओगे। आगे बढ़े। नाउ इफेक्ट्स ऑफ, अब बोलते हैं ना साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियसली, कोई मुझे बता सकता है? इसका मतलब क्या रहता है, सेम टाइम पे चीजों का चेंज होना, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। केस 1 वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस। अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करती हूँ, कुछ इस तरीके से होता है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, डिमांड कर्व वैसा रहता है और सप्लाई कर्व मेरा ऐसा रहता है
है ना, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। यस, दिस इज डिमांड कर्व, है ना, एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व। अब क्या बोल रहे हैं कि बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व डिक्रीजेस, तो डिमांड कर्व मेरा कम हो गया, है ना, एंड सप्लाई कर्व भी मेरा कम, तो डिमांड कर्व मेरा यहाँ आ गया, ठीक है, सप्लाई कर्व भी मेरा यहाँ आ गया। अब इसको थोड़ा करेक्ट करके मुझे बनाना रहेगा, तब थोड़ा ढंग से बनेगा, है ना, वेट, हाँ, सप्लाई कर्व भी मेरा यहाँ आ गया, या अगर मैं ऐसे शिफ्ट ले रही हूँ, कितने ड्यूरेशन से शिफ्ट हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा मुझे, है ना। तो लेट्स सी इसका डायग्राम, हाँ, अब ये यहाँ पे ध्यान से बना हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिमांड ही मेरा कम हुआ है और सप्लाई भी मेरा कम हुआ है, सो डिक्रीज इन डिमांड एज इक्वल टू द डिक्रीज इन सप्लाई, पहला सिचुएशन, जैसे कि ये वाले में हम ड्रॉ कर रहे थे, वेट इफ आई हैव द डायग्राम विद मी, यस। अब मैं जितने डिस्टेंस से डिमांड को कम कर रही हूँ उसी सेम डिस्टेंस से सप्लाई को कम कर रही हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा आप देख सकते हो यही मेंटेन होके आ रहा है, क्योंकि जो चेंज मैं लेके आई हूँ काफ़ी सेम है, सेम प्रपोर्शन में है। जैसे कि हेयर एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट करता है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, वाई पे हमारा है प्राइस, ये चीज़ हमें क्लियर है। नाउ व्हेन द डिक्रीज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनेटली इक्वल टू द डिक्रीज इन सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अगर मेरा जो चेंज इन डिमांड है, अगर 10 यूनिट से मेरी डिमांड कम हुई है, 10 यूनिट से मैंने सप्लाई कम करी है, दोनों को मैंने सेम प्रपोर्शन में कम किया है, देन द लेटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इज प्रोपोर्शनेटली इक्वल टू द लेटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। दैट इज वाई मेरा जो प्राइस है वो सेम रह रहा है, बिकॉज जितनी चीज़ से डिमांड कम हुई है उतनी चीज़ से ही सप्लाई कम हुई है, इसलिए मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हुआ है। क्लियर? कब होगा ऐसा? जब दोनों में इक्वल होगी चीजें, अगर मैंने डिक्रीज भी उतने प्रोपोर्शनेट से किया है और इंक्रीज भी उतने प्रोपोर्शनेट से किया है ना। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रही थी, यहाँ पे मेरा डिमांड कर्व है, यहाँ पे मेरा सप्लाई कर्व है, ठीक है। अब सप्लाई कर्व मैंने सोचा इतने से कम कर दिया, ठीक है, और डिमांड कर्व मैंने किया है, सपोज ये मेरा प्राइस है इनिशियल वाला, ठीक है, और मैंने क्या सप्लाई कर बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, डिमांड कर मैंने इतना कर दिया, तो ये मेरा नया प्राइस होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग है। तो प्राइस में चेंज कब आएगा, ये डिपेंड करता है कि कितने प्रोपोर्शनेट से, कितना मैंने क्वांटिटी से प्राइस को चेंज, डिमांड को चेंज किया और सप्लाई को चेंज किया है, किस परसेंटेज से चेंज किया है, उसी के बेसिस पर हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर मेरा दोनों डिमांड और सप्लाई दोनों में डिक्रीज इक्वल है तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस भी सेम रहने वाला है। ये वाला पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फास्ट, जल्दी जल्दी। डन, चलो भाई। नेक्स्ट वी हैव the net effect of simultaneous decrease in demand and decrease in supply when a decrease in demand is equal to decrease in supply is constant equilibrium price P, a decrease in equilibrium quantity from OQ to OQ1। इसका मतलब क्या है कि प्राइस भी सेम चीज़ से कम हुआ, मतलब डिमांड भी सेम चीज़ से कम हुई, क्वांटिटी भी, तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा वो ही रहा। आगे बढ़े ना, डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब आपका जो डिमांड है ज़्यादा लेवल से कम हुआ है एज कम्पेयर टू द डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब आपने डिमांड ज़्यादा कम किया है ना, डिमांड ज़्यादा कम किया है, रिफर टू द डिक्रीज इन सप्लाई। अब जैसे कि आप ये वाला ग्राफ देखो, इधर बहुत अच्छे से हम देखेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। ये मेरा नॉर्मल डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डिमांड का कर्व मैंने ज़्यादा कम कर दिया, यहाँ पे समझते हैं, ये डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, ठीक है, और ये मेरा प्राइस चल रहा है। अब क्या किया मैंने, डिमांड कर्व मैंने इतना कम कर दिया, ठीक है, डिमांड कर्व मैंने इतना कम कर दिया और सप्लाई कर्व मैंने इतना कम किया, कम दोनों किए, सप्लाई कर्व भी कम किया है, डिमांड कर्व भी कम किया है, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस अब मेरा ये आ रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा ये आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मैंने डिक्रीज किया है डिमांड को वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सप्लाई, इसलिए मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस भी चेंज हो गया। तो जब भी अगर सेम प्रपोर्शन में चेंजेस नहीं आ रहे तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है, प्राइस है, वो चेंज होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, ठीक है, समझे। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। बढ़े आगे ना, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। नाउ डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, यानी जो डिक्रीज इन डिमांड है इट इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, यानी आपने ज्यादा सप्लाई डिक्रीज कर दिया, तब क्या हो जाएगा, फिर से ग्राफ देखो,
ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, आपने सप्लाई कर्व ज़्यादा डिक्रीज कर दिया है ना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, सपोज यहाँ तक आपने कर दिया, और डिमांड कर आपने कितना कम किया, सिर्फ इतना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो मेरा प्राइस बढ़ गया, चेंज हो गया। तो डिपेंड करता है कितने प्रोपोर्शनेट आप चेंज कर रहे हो, कितने लेवल से आप चेंज कर रहे हो दोनों सिचुएशन में, ठीक है। समझे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। बढ़े आगे, चलो क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस। अभी डिक्रीज वाला केस पड़ा था, अब मैं बोल रही हूँ दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। पहला क्या आता है, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। अब जितने लेवल से आपने इंक्रीज किया है सप्लाई को, उतने लेवल से आपने इंक्रीज कर दिया डिमांड को। जब दोनों ही सेम लेवल पे चेंज है तो बात तो इतनी रही। सो दैट इज वाई यहाँ पे डिमांड इतनी बड़ी, सप्लाई भी इतनी बड़ी, तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस तो चेंज होता ही नहीं है। जो चीज़ हमने अभी पढ़ी थी जब हम लोग डिक्रीज की बात कर रहे थे, उसका बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो अगर सेम प्रोपोर्शनेट से चेंज होता है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा चाहे वो डिक्रीज हो रहा हो, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही होता है, तो कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते, बस क्वांटिटी और प्राइस की चेंज होती है, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर डिमांड मैंने 10% से बढ़ाई है तो सप्लाई भी मेरी 10% से ही बढ़नी चाहिए, वो वाला सिनेरियो है। उस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज नहीं होता है, ठीक है, समझे। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ फास्ट। देखो एक बार में ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगी, इसलिए बार बार करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला सिनेरियो डन है, अब फाइन। अब मेरा इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, यानी डिमांड आपका ज्यादा बढ़ा एज कंपेयर टू द सप्लाई। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, डिमांड मैंने इतने लेवल से बढ़ा दिया और सप्लाई मेरा सिर्फ इतने लेवल से है, तो क्या होगा, मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम में प्राइस ऊपर चला जाएगा। सो व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, द इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगेन नहीं बोल रही हूँ, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप याद नहीं रख सकते। आपको सिचुएशन गिवन है, ड्रॉ करो, फिगर आउट करो कि क्या हो रहा है। डू यू थिंक कि टीचर्स उसको पूरा याद करते बैठेंगे? नहीं, वो डिमांड को हम लोग से कंपेयर करें, हमें पता है डिमांड कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, क्या उनकी डिग्रीज रहती है, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है मैंने डायरेक्टली ड्रॉ किया और फिगर आउट कर लिया कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो अगर मेरा डिमांड करके अगर हम बात करें, डिमांड कर क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर अपवर्ड स्लोपिंग होता है। वो क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड सपोज ये है, ठीक है, एंड हम लोग बात करें इंक्रीज इन सप्लाई, तो इंक्रीज इन सप्लाई से हमारा इतना है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमने जितना, और ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस था, अब मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, तो क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा प्राइस ऊपर बढ़ गया है ना। तो ये चीज़ आप करके देखोगे तो आपको समझ आएगी ना, सुनने में समझ आएगी। जब तक आप खुद से सारे ग्राफ्स नहीं बनाओगे, चीज़ों का एनालाइज नहीं करोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्लियर, डन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यही सिचुएशन है, इसकी अपोजिट हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, यानी सप्लाई आप ज़्यादा कर रहे हो तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। बिकॉज जब थोक में सामान बिकने लगता है तो पर जो उसका कॉस्ट रहता है कम हो जाता है, इसलिए हम लोग सेल में भगते हैं ना सामान लेने, क्योंकि वहाँ पर सस्ता मिल रहा है। तो मतलब अगर ज़्यादा सप्लाई हो जाती है तो प्राइस को नीचे गिरना ही पड़ता है, तो ये वाला पॉइंट ये इंडिकेट करता है। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, चलो जल्दी से, ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। डन, डन स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये वाला पॉइंट पूरा क्लियर हो गया, ऐसे ग्राफ्स बना के देखने, ठीक है। थर्ड केस देखेंगे, डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस, मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू द इंक्रीज इन सप्लाई। अब उल्टा केस हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। बोलोगे भाई ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल अलग ही कहानी हो गई। मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू द डिक्रीज इन सप्लाई। 10 यूनिट से डिमांड आपकी कम हो गई, लेकिन 10 यूनिट से आपकी सप्लाई बढ़ गई, ये तो अपोजिट सिचुएशन हो गई। सेम सिचुएशन नहीं है, सेम प्रपोर्शन में चेंजेस हैं, लेकिन एक का इंक्रीज है और दूसरे का डिक्रीज है, मतलब कहानी अलग चलेगी। यहाँ पे थोड़े कर्व पे ध्यान देंगे। सबसे पहले डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देंगे, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, लेफ्टवर्ड होता है शिफ्ट, तो आपने डिक्रीज इन सप्लाई कर दिया। अब वो क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई कर मेरा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, ये प्राइस 1 था, ये पी हो जाएगा, मतलब प्राइस लेवल मेरा गिर गया,
मैं कब बोल रही हूं, जब मेरा डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, करके बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सिचुएशन में, फिर से देखेंगे क्या हो रहा है कि मेरा डिमांड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और सप्लाई इंक्रीज हो रहा है सेम लेवल पर, ठीक है। तो क्या सिचुएशन रहेगी, देखो यहां पे ध्यान से, सबसे पहले डिमांड कर्व बनेगा, उसका सप्लाई कर्व बनेगा। अब कुछ नहीं सोचना है आपको, बस वर्क करो। क्या बोल रहे हैं, सेम लेवल पे चेंजेस होने वाला, डिमांड्स अगर कम हो रहा है मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो आपने डिमांड कर्व नया ये बना दिया, हो गया D1, ठीक है। वहीं पर आप क्या बोल रहे हैं, सप्लाई उतने ही लेवल से बढ़ गया, सप्लाई कर्व ऐसा तो शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा ये। तो पहले क्या प्राइस था मेरा, कोई मुझे बता सकता है, पहले मेरे पास प्राइस था ये, अब मेरे पास जो नया प्राइस है वो है ये, मतलब क्या होगा, प्राइस मेरा गिर गया, प्राइस मेरा गिर गया, ये मेरा क्वांटिटी है और ये मेरा प्राइस है। तो क्या हो गया, प्राइस मेरा कम हो गया, आपने डिमांड को कम कर दिया था, सप्लाई को बढ़ा दिया सेम प्रपोर्शन से। अगर हमने बात करें तो इसका अपोजिट सिचुएशन में जब दोनों ही बढ़ रहे थे तो इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, दोनों सेम लेवल से चेंज हो रहे हैं, लेकिन एक डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है ना। तो उसमें क्या होगा, प्राइस मेरा कम हो जाएगा। क्लियर, सब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन, पक्का, ओके। यही चीज यहाँ पे ही बनी हुई है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। द डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, ओके, क्लियर है। नाउ डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, अब इक्वल, अब क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। सो अब क्या है, डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो उस केस में क्या होगा, ये देखते हैं कि डिक्रीज तो हो रही डिमांड में, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड ज्यादा कम हो रहा है, यानी अगर डिमांड करके ज्यादा कम हो रहा है और सप्लाई मेरा थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, फिर से जो मेरा लेवल है प्राइस का वो गिर जाएगा। क्यों, देखो करते हैं, इसको हटा दूं ना मैं, चलो चलो आगे बढ़े। अब वो क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन, तो ये इज इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कर इतना ही बढ़ा दो, तो क्या हो गया, ये मेरा नया इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाएगा, नीचे बनेगा, बिकॉज सप्लाई तो मैंने लो इतना सही बढ़ाया और डिमांड तुमने इतनी ज़्यादा कम कर दी, तो क्या हो गया, प्राइस मेरी कम हो गई। क्लियर, समझे। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना, मतलब इतने गंदे तरीके से नहीं, लेकिन हाँ अच्छे से, अभी मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये चीज़ें बताई थी। इसका स्क्रीनशॉट लोगे सभी जल्दी से, देखो रिलेट करते हुए जाओगे ना, फिर मज़ा आने लगेगा आपको ग्राफ बनाने में, वरना नहीं आएगा मज़ा, वरना बोरियत हो जाएगी, ठीक है। इसका भी ले लो भाई स्क्रीनशॉट, भले ही थोड़ा खतरनाक सा बना है, लेकिन बना तो यूजफुल तरीके से ही है, यूजफुल रहेगा आपके लिए, है ना। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। आगे बढ़े, चलो भाई, यस, क्लियर। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। अब क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, यस, है ना, डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। अब देखो फिर से बनाओ भाई, सेम कहानी, क्या है भाई, डी डी नीचे आएगा, एस एस ऊपर जाएगा, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम पे हो गया मेरा प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस। कहानी ये कहती है कि डिमांड कम तो हुआ है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन सप्लाई का बड़ा ज़्यादा है। तो सप्लाई को अगर हम बात करते हैं, सप्लाई सपोज मैंने ऐसे बढ़ा दी, तो इस केस में भी जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा प्राइस कम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे, तो ये मेरा नया ये चीज़ हो जाएगी, तो ये प्राइस 1 हो गया, तो इसमें ही मेरा प्राइस फॉल करेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, वो जो बोलता गया स्टेटमेंट को वो मैंने यहाँ पे बना दिया, मुझे समझ आ गया ना। अब जैसे क्वेश्चन मुझे गिवन है, कोई एमसीक्यू आ गया, कोई असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ये ड्रॉ करना है और फिर मैच खाना है कि भाई ये जो बोल रहा है स्टेटमेंट क्या इससे सिग्निफाई करता है, सेम है, वैलिड है तो उसका आंसर यस है, नहीं है तो मतलब गलत है। क्लियर, समझे। एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, जल्दी, ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। डन, कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज में,
दोनों सिनेरियोस हमने करके देखे, एक एक चीज को मैंने आपको करके बताया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर। फोर्थ केस है हमारे पास, अब इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, सेम लेवल। ओके जी, बनाते हैं कर्व। सबसे पहले क्या बनेगा, डिमांड फिर सप्लाई, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो जाएगा प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या सिचुएशन है, जितना डिमांड आपका बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, जितने लेवल से आपने डिमांड को बढ़ाया सेम लेवल से आपने सप्लाई को कम कर दिया, तो क्या होगा भैया, यहाँ तो उल्टा हो गया, प्राइस मेरा बढ़ गया, राइट। तो ये समझना है, नहीं सॉरी, प्राइस हमारा कम होगा ये वाले केस में भी, यस है ना, बिकॉज डिमांड कर क्या है हमारा, डिमांड बढ़ा है। सी यहाँ पे क्या लिखा है, यस, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है ना, एंड सप्लाई कर आप देख सकते हो हमारा ये, तो इनिशियल प्राइस मेरा ये था कि दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, नया वाला प्राइस आप देख सकते हो कि बढ़ गया है हमारा। सो दैट इज वाई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन प्राइस हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन प्राइस देखने को मिलेगा। समझे ये वाली बात को, सभी ने अच्छे से समझा, क्लियर हुआ। चीज़ों को बना के देखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर बनाओगे नहीं तो इतना कंफ्यूजन बैठ जाएगा दिमाग में कि क्या करना है, कैसे करना है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट, डू नॉट मिस एनीथिंग, है ना। कुछ भी चीज़ अगर हमने मिस कर दी तो हमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आएगी कि हम क्या कर रहे थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, यही है क्या हमारे पास, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। फिर से बनाओ भाई सेम चीज, डिमांड कर्व, सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करे प्राइस। दूसरा पेन पकड़ो, अब पेंसिल से करना आप लोग तो, कि जितना मेरा डिमांड ने बढ़ा है, डिमांड अगर मेरा बढ़ गया, सप्लाई मेरा कम है ना, तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो मेरा अब ये हो जाएगा। सो दैट इज वाई आपको पता है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर गया है। सो दैट इज वाई वी कैन ऑल्सो से दैट कि ये वाला सिचुएशन है, प्राइस मेरा ऊपर की तरफ बढ़ गया है। तो अभी जब भी मेरा इंक्रीज इन डिमांड जो है इट इज़ ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से हमें कहानी देखने को मिलने वाली है। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, डन। अब थोड़ा इसका अच्छा वाला वर्जन ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। वेट, करते जाना है चीज़ों को। अगर ये चीज़ मैंने इतना बड़ा टॉपिक आपको एक वीडियो में इसलिए समझाया क्योंकि अगर मैंने कहीं भी मिस कर दिया ना, 2 पार्ट में 3 पार्ट में बनाया, वो फ्लो टूट जाना है। ठीक है, क्लियर। नाउ इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, यानी डिमांड आपका ज्यादा इंक्रीज इन डिमांड कम है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई, ना सप्लाई ज्यादा है, हमने कम किया है, तो सप्लाई ज्यादा कम किया, डिमांड मैंने इतना बढ़ाया, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, तो प्राइस मेरा बढ़ गया। ठीक है, समझे ये वाली चीज को, क्लैरिटी आ गई। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, बढ़े आगे, क्लियर। तो स्टूडेंट्स यही थी हमारी आज की कहानी, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है आप सभी के लिए। स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ यू टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। सीबीएसई के अलावा ऑल्सो वी फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड साथ ही में हम आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाकर आप देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो और ऐसे ही बिल्कुल बने रहना है हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।